हेलो एवरीवन, वेलकम टू EduTap एंड दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ 10 मिनट्स अ डे सीरीज जो बिल्कुल आपके लिए फ्री में अवेलेबल है ऑन द यूट्यूब। आई होप इससे आपकी बहुत हेल्प हो रही है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक व्हिच इज एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर एनपीएस। नाउ आई होप कि आपको एनपीएस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ है, बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रायर वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं। जब भी बैंक किसी को लोन प्रोवाइड करता है तो उसके लिए एसेट बन जाता है, बिकॉज वो उसको कुछ टाइम के बाद रिसीव होगा, रिकवर होगा, या फिर इधर उसके अंदर कोलेटरल एज वेल एज सिक्योरिटी भी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। तो वो बैंक के लिए बन जाती है एक एसेट। अब हम बात करते हैं एनपीएस क्या होगा। जब भी बैंक ने लोन प्रोवाइड किया दैट वाज अ परफॉर्मिंग एसेट, या फिर आप उसको स्टैंडर्ड एसेट की तरह ट्रीट करते हो। बट जैसे ही 90 डेज क्रॉस हो जाते हैं एंड द बैंक इज नॉट एबल टू रिकवर, जो भी प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट का कंपोनेंट है रिसीव नहीं हो पा रहा है, कोई डिफॉल्ट हो गया है एंड 90 डे हैव ऑलरेडी बीन पास, तो उसको बैंक कैसे ट्रीट करेगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह ट्रीट करेगा। अब इस पे एसेट को आपने क्लासिफाई कैसे करना है? एसेट को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले आपने उसको एनपीए की तरह ट्रीट किया। एनपीए में भी फर्दर कैटेगरीज होंगी जहां पर हम उसको सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर कंसीडर करेंगे। देन वी विल बी कंसीडरिंग एज अ डाउटफुल, एंड उसके बाद वो लॉस एसेट हो जाएगा जब हम उसको प्रॉपरली राइट ऑफ करने का ट्राई करेंगे, या फिर जब बैंक को ये लगेगा कि अब यहाँ से कुछ भी रिकवर नहीं हो सकता एंड ये डिफॉल्ट क्या हो चुका है, परमानेंट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोविजनिंग नॉर्म्स की, सो इट मीन्स जैसे हम हमारी फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उसकी कॉस्ट को एलोकेट करते हैं विद डिफरेंट ईयर्स जितनी भी उसकी लाइफ ऑफ एसेट है, इसी तरह हम क्या करते हैं जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में हमें पता चलता है तो बैंक को अपने रिस्क को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। जो भी अमाउंट अगर उसको डिफॉल्ट लग रहा है तो उसके लिए बैंक पहले से प्रोविजन बनाएगा। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं जैसे जैसे टाइम पीरियड एक्सीड होता जाएगा हमारा प्रोविजन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और एट द एंड हम 100% प्रोविजन के साथ उस एसेट को ये मान लेंगे कि ये अब हमें लॉस हो चुका है एंड ये कभी भी रिकवर नहीं होगा। इन केस अगर वो रिकवर होता भी है तो फिर बैंक उसको एज शो करेगा अपने अकाउंट्स के अंदर। बट स्टिल जब हम बात कर रहे हैं एनपीएस की, तो हमें यहाँ पर स्टडी करना है कि इसको कैसे हम क्लासिफाई करने वाले हैं एंड क्या उसके प्रोविजन हम बनाने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स उसके ऊपर होने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जब हम एसेट की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ऑल्दो यहाँ पर हमें बहुत सारे शो हो रहे हैं, बट स्टिल हमें सबसे पहले सब स्टैंडर्ड आपको याद रखना है, विच इज द फर्स्ट कैटेगरी। देन इट वुड बी योर डाउटफुल, जो आपकी थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, इट वुड बी द सेकंड कैटेगरी। एंड नेक्स्ट वन आपकी हो जाएगी लॉस एसेट, जो आपकी थर्ड कैटेगरी के अंदर आती है। अब सबसे पहले हमें स्टडी करना है सब स्टैंडर्ड के अंदर। अगर बैंक ने कोई भी लोन प्रोवाइड किया एंड इट इज सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड के अंदर आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल प्रोविजनिंग है दैट वुड बी 15% का प्रोविजन आपको बनाना है। जितना भी अमाउंट ऑफ लोन है उसका 15% आप कैलकुलेट करोगे एंड दैट वुड बी चार्ज एज अ प्रोविजन, वो आपका वहां पर क्रिएट हो जाएगा। अब चाहे आप इसको देखो अप टू 6 मंथ्स है या फिर 6 मंथ्स टू 1 ईयर है, आपका प्रोविजन जो है वो 15% का ही बनेगा। नॉर्मल प्रोविजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको इसको जरूर याद रखना है। दैट इज नेक्स्ट। अब हमारे पास आती है डाउटफुल वन की कैटेगरी, और ये चीज भी आपको याद रखनी है कि जब हम सब स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जैसी आपकी जो नॉर्मल एसेट है 90+ डेज हो चुके हैं एंड आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का कंपोनेंट रिसीव नहीं हुआ, तो आप उसको सब स्टैंडर्ड के अंदर डालोगे। बट सब स्टैंडर्ड के अंदर वो कितने टाइम तक रहेगी? दैट वुड बी फॉर द वन एंटायर ईयर, वो सब स्टैंडर्ड तक में रहेगी। उसके बाद जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, 90 डेज भी हो चुके हैं, 1 ईयर भी हो चुका है एंड आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का कंपोनेंट नहीं आ रहा, देन आप उसको किसके अंदर डाल दोगे? दैट वुड बी योर डाउटफुल वन के अंदर आ जाएगी। मीन्स पूरा जो एंटायर सेकंड ईयर है उसमें वो एसेट कहाँ पर रहेगी? डाउटफुल वन की कैटेगरी में रहेगी। उसके अंदर आपको प्रोविजन क्या बनाना है? इफ वी टॉक अबाउट द सिक्योर्ड पोर्शन, जहां पर आपके पास कोलेटरल अवेलेबल है, कुछ सिक्योरिटी रखी हुई है, एंड जो सिक्योर्ड पोर्शन है उनका, उस पे आपको 25% बनाना है। एंड ऑब्वियसली अगर अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो वहां पर आपको एज सच अगर डिफॉल्ट होता भी हो तो आप कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं कर पाओगे। तो अनसिक्योर्ड के लिए आप क्या करने वाले हो? हमेशा 100% ऑफ द प्रोविजन आप क्रिएट करोगे, चाहे वो कहीं पे भी हो। नेक्स्ट वुड बी, जैसे आपका सेकंड ईयर कंप्लीट होगा, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए आप उसको किस कैटेगरी में डालोगे? इन द डाउटफुल टू कैटेगरी, जहां पर ऑब्वियसली 25% से बढ़कर, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड भी बढ़ रहा है, तो हम 25 को कर देंगे 40% फॉर द सिक्योर्ड पोर्शन, एंड अनसिक्योर्ड के लिए ऑब्वियसली हमारा 100% पोर्शन ही यहाँ पर एज अ प्रोविजन बन जाएगा। नाउ जैसे ही फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाएगा, फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपकी जो एसेट है उसको आप कैसे ट्रीट करोगे? इन द डाउटफुल थ्री कैटेगरी, जहां पर हम 100% प्रोविजन में ही उसको रखने वाले हैं। और एंटायरली अब आपको ये लग रहा है कि अगर वहां से कोई भी रिकवरी हो ही नहीं सकती है, नो चांसेस आर देयर, तो उसको आप लॉस एसेट में डाल दोगे, मीन वो एप्रिशिएट हो जाएगी एंड वहां पर भी ऑब्वियसली आपका 100% प्रोविजन ही मेंटेन रहेगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग, भी यहाँ पर आपको स्टडी करनी है। ऑब्वियसली वो एक स्टेप आगे चली जाएगी, जैसे नॉर्मली जो हमने प्रोविजन स्टडी किया दैट वर 50, फिर आपका 25 पे जाता है, 40 पे जाता है एंड आपका 100। तो ये रेट्स आपको जरूर याद रखने, यही आपकी हेल्प करेंगे एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग में भी। जब हम सब स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हमारा नॉर्मल रेट था 15%, बट वो एंटायर ईयर के लिए 15 था, बट एक्सेलरेटेड में वो चेंज हो जाएगा, दैट वुड बी 15 फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हम क्रॉस जंप कर जाएंगे हमारे नेक्स्ट रेट पे, दैट इज 25%।
अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डाउटफुल वन की कैटेगरी में, तो हमारे पास नॉर्मल प्रोविजनिंग के अंदर 25% रेट था, बट अब हम क्या कर लेंगे, जंप कर लेंगे एक रेट को, दैट वुड बी 40% हम बनाएंगे फॉर द सिक्योर्ड पोर्शन एंड 100% सेम रहेगा आपके अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डाउटफुल टू की कैटेगरी में, जहां पर हमने नॉर्मली स्टडी किया था कि 40% का प्रोविजन आपको बनाना है नॉर्मल प्रोविजनिंग के लिए, एंड अब आपको जंप कर जाना है टू द नेक्स्ट वन विच इज 100% आप बनाओगे, चाहे वो सिक्योर्ड है चाहे वो अनसिक्योर्ड है, सिमिलर केस आपका वहां पर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम डाउटफुल थ्री की बात करें, लॉस एसेट की बात करें, तो जैसे ही आप 100 की स्टेज पे पहुंच जाओगे, तो ऑब्वियसली आपका हर एक केस में फिर वो 100 ही रहने वाला है, चाहे वो नॉर्मल प्रोविजनिंग है या फिर वो एक्सिलरेटेड प्रोविजनिंग है। अब नेक्स्ट विच इज अदर कैटेगरी, जहां पर आपका सब स्टैंडर्ड है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनसिक्योर्ड वाले लोन्स की, जो कि अनसिक्योर्ड है एंड वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में अभी आया। तो आपको 6 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पर अलग लिमिट देखनी है, अबव 6 मंथ्स के लिए आपको अलग लिमिट देखनी है। दैट इज यहाँ पर आपके मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोन होते हैं, जो अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है उस पर आपको 25% की प्रोविजनिंग बनानी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है दैट वुड बी 20% प्रोविजनिंग वहां पर आपको क्रिएट करनी है। सिमिलर आपका 25% एंड 20% रहेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, बिकॉज दिस इज नॉर्मल प्रोविजनिंग। बट जब हम एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग में आते हैं, तो दैट वुड बी आपका, जो यहाँ पर हम अप टू 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं, दैट वुड बी 25% फॉर एनी काइंड ऑफ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या अदर देन है, एंड आपका 40% हो जाएगा फॉर अबव 6 मंथ्स। मीन वो रेट क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा टू द नेक्स्ट वन, बिकॉज ये एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग है। आई होप ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा हमने जो स्ट्रेटेजिकली इसको स्टडी किया उससे आपको रेट्स भी याद रहेंगे। जस्ट ये 4 रेट्स आपको यहाँ पर रिमेंबर करने हैं, एंड नॉर्मल के लिए और एक्सेलरेटेड में एक रेट पे आप क्या करते हो, जंप कर लेते हो। नेक्स्ट इज एक मॉडिफिकेशन इन द एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवर, बिकॉज हमें पता है कि जो भी हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, उनको प्रेफरेंस देते हैं, बहुत सारी बेनिफिट्स उनको मिलती है, एडवांटेजेस उनको मिलती है, जो हमने एमएससी से रिलेटेड या फिर हमारे जो अदर प्रायोरिटी सेक्टर है उनमें भी हमने स्टडी किया है। अब यहाँ पर एज अ बैंक भी जब हम बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट या फिर कुछ ऐसी ट्रस्ट होती है, कुछ स्कीम्स होती है, जो लोन इन्होंने लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ बाय एनी चांस वो डिफॉल्ट करते भी हैं, तो वहां पर गारंटी कवर रहेगा, बैंक को उस केस के अंदर लॉस नहीं होगा, मीन्स कुछ अमाउंट उनका कवर रहेगा टू द ट्रस्ट या फिर गवर्नमेंट। जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कैटेगरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो जितने भी आपके, अगर आप मोस्टली प्रायोरिटी सेक्टर देखोगे, जो आपके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है या फिर एमएससी जो सिचुएटेड है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, जेडीडी सर्टिफाइड एमएससीज है या फिर एससी एंड एसटी एंटरप्रेन्योर्स है, ऑल अदर कैटेगरी ऑफ बोरोअर्स, जो मेनली आपकी कैटेगरीज है, दैट वुड बी 85% तक का आपका गारंटी कवर रहेगा बैंक के लिए, एंड 75% रहेगा ऑल अदर कैटेगरीज के लिए। एंड स्पेसिफिकली अगर हम माइक्रो एंटरप्राइज की बात करें, तो उनके लिए भी अगर जो 5 लाख तक का लोन उन्होंने लिया है, अगर वो कोई भी डिफॉल्ट करते हैं, तो 85% तक बैंक को क्या रहेगा, गारंटी कवर वहां पे मिल जाएगा उन ट्रस्ट के थ्रू। अगर 5 लाख टू 50 लाख है तो 75%, एंड बाकी आपको जो 50 लाख टू अप टू 200 लैक्स वाले लोन है उनके लिए 75% तक का कवरेज रहेगा। सो लिमिट्स आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट वी हैव कंसेप्चुअल क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन का आपको बताना होगा, डाउटफुल वन वाली जो आपकी एसेट है। आई होप आपको रेट्स याद है, नॉर्मल प्रोविजनिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। So you can type your answer in the chat box. Thank you so much for viewing this video.